नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का अपने चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसका अब एग्ज़ाम का समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जिसका हम सभी का इंतज़ार था। यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का कल से एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये हिंदी साहित्य का मैराथन क्लास है क्योंकि इसमें 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को समाहित किया गया है। इस वीडियो में पहले जो प्रश्न पूछे गए थे उसको भी समाहित किया गया है। एससीईआरटी से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जो है शेयर कर दें इसे और एक लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। दोस्तों, बहुत आप लोगों को जो है तैयारी करवा दिया गया है, बहुत कुछ दे दिया गया है। अब आप लोगों का जो है ये अंतिम क्लास होगा। इसके बाद जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठना है। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक देखिएगा और जितने मटेरियल आपको दिया गया है उसका रिवीजन कीजिए। और जिसके पास मटेरियल नहीं है वो वीडियो देख के अपने तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो विकल्प देखिए आपके समक्ष जो है दिया गया है। आपके समक्ष जो विकल्प है उसी में से आपको चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो इसको आपको पता होना चाहिए। कुतुबन को जो है रामचंद्र शुक्ल माने हैं पहला कवि प्रेमाख्यान का, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए कुतुबन का रचना कौन है, तो इसकी रचना जो है मृगावती है, आपको ध्यान में रखना है। मंझन की रचना है मधुमालती, ये आपको ध्यान में रखना है। और जायसी की रचना है पद्मावत, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है रचना आप लोगों के समक्ष बताया गया है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत जो काव्य है जायसी के द्वारा रचा गया है, उसको जो है समासोक्ति किसने कहा है आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए इसको जो समासोक्ति है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा, विकल्प ग है। पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं, आपको पता होना चाहिए। और पद्मावत जो है उसमें 57 खंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? यानी सुजान कुमार जो है किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है आपको बतानी है। तो सुजान कुमार जो है चित्रावली रचना है उसी का नायक है, जो नेपाल का राजकुमार है। और इसकी जो नायिका है वो रूपनगर की है, रूपनगर की है चित्रावली नायिका है और सुजान कुमार जो है नायिका है। इसके रचनाकार जो है उस्मान है, आपको पता होना चाहिए। उस्मान जो है, यहाँ देखिए मधुमालती के रचनाकार मंझन है, हंस जवाहिरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न को देखते के साथ आपके दिमाग में जो है प्रतिबिंब बनना चाहिए कि इसके रचनाकार कौन है। चौथा प्रश्न है, बारी का सपूत कपिकूर पुरहूत रघुबीर जू को दूत भरी रूप विकरार को उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो किस रचनाकार की है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सेनापति की पंक्ति है, आपको पता होना चाहिए, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सबका निचोड़ देकर तुम सुख से सूखे जीवन में
बरसो प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किस कवि की है? ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की है आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद की है, आपको पता रखना है, ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए इतना। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इन्हें महाप्राण निराला कहा जाता है। इन्होंने मुक्तक छंद का प्रथम बार जो है हिंदी में प्रयोग किया है। तो इतनी बात ही आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग जो है किसका नाटक है आपको बतानी है। तो नेपथ्य राग जो नाटक है वो मेरा कांत का है, आपको पता होना चाहिए, विकल्प का सही हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ था। कुसुम कुमार का एक नाटक है बहुत प्रसिद्ध है, दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली ऊंचा सुनती है, इसका जो नाटक है कुसुम कुमार का है। त्रिपुरारी राज शर्मा का है काठ की गाड़ी नाटक है, जो बहुत प्रसिद्ध है, काठ की गाड़ी नाटक। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया आपको बताने हैं। आप जो है वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका कितना इसमें सही हो पाया है, क्योंकि इसमें 150 प्रश्नों को जो है समाहित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो या 9 to 10 का या फिर 11 to 12 का, तो सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेन फोकस जो किया गया है पीजीटी पे किया गया है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट टीजीटी आराम से हो सके। तो अब जो टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं वो इससे घबराए नहीं, क्योंकि इसी तरीक़ा से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। जो नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन करें और जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसका रिवीजन करें, ताकि आप लोगों का अच्छा स्कोर हो सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हो जाएगा, विकल्प ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है आपको बतानी है। तो देखिए, बुधुआ की बेटी उनकी ही रचना है, दिल्ली का दरार उनका ही उपन्यास है, चंद हसीनों के खतूत उनका ही उपन्यास है। तो तीनों उपन्यास के रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे। तो इस विकल्प का जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो रचनाएं हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आपको बतानी है कि ईरान की जो पृष्ठभूमि है, आधुनिक पृष्ठभूमि, उस पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो ये जो चित्रण है वो 7 नदियां एक समुंदर में किया गया है, जिसके रचनाकार नासिरा शर्मा हैं। नासिरा शर्मा इसके रचनाकार हैं। इसी में जो है ये चित्रण किया गया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन असंगत है? निम्न में कौन असंगत है आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए, भाग्यवती जो रचना है सरदाराम फिरौरी का है, बिल्कुल सही है। सेठ बाकेराज अमृतलाल नागर का है, ये भी सही है। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है असंगत पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के जो सारे जो हैं संगत हैं और यहाँ असंगत पूछा जा रहा है। आप लोग परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आराम से जो है प्रश्नों को पहले पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि नहीं में प्रश्न पूछा रहता है, आप लोग जल्दी जल्दी में गलत बना देते हैं। इस बार OMR शीट में एक बिंदु का भी निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतुल कुमार ने कहा है कि एक बिंदु भी डॉट लगा दीजिएगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो आपको सोच समझ के जो है अच्छे से अपने OMR शीट पे आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। यानी कौन से उपन्यास किसके हैं, आपको सही से उसका मिलान करना है। तो देखिए, चॉकलेट उपन्यास के रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। झूठा सच यशपाल का है। खंजन नयन अमृता नागर का है। चित्ररेखा जो है भगवती चरण वर्मा का है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये आपको सिंगल प्रश्न भी पूछ सकता है कि खंजन उपन्यास किसका है, तो अमृता नागर का है। खंजन उपन्यास में जो है सूरदास के बारे में जो है उनके नयन का जो है चर्चा किया गया है, यानी उनको नायक बनाया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मिलान करने पे आपको जो है आंसर पता चल गया होगा, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुचिता का संबंध किस उपन्यास से है? सुचिता का संबंध किस उपन्यास से है, आपको बताने हैं। तो सुचिता का संबंध जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से है। विकल्प ग सही हो जाएगा। कहीं सुचारिता दे देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना है। और राग दरबारी जो है श्रीराज शुक्र का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में कौन असंगत है? निम्न में कौन असंगत है, आपको बतानी है। इनमें कौन जो है असंगत है? तो देखिए, कथा सतीसर जो है चंद्रकांता का है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का है। आधा गांव जो है राही मासूम रजा का है। तो तीनों जो है सही है। असंगत पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का स्त्री पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का स्त्री पात्र कौन है, आपको बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। ये 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1940-41 में, दूसरा भाग 44 में आया था। तो ये जो है अज्ञेय की रचना है। तो देखिए, शशि इसकी नायिका है। शारदा भी है, इसी का पात्र है। सरस्वती भी इसका पात्र है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके जो नायक हैं शेखर हैं, आपको पता रखना है। शेखर इस पुस्तक के नायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। यानी कौन सा उपन्यास है इनमें से जो भारत विभाजन पे आधारित है? आपको बताने हैं कि भारत विभाजन पे कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो देखिए, तमस भी भारत विभाजन पे लिखा गया है। झूठा सच भी भारत विभाजन पे लिखा गया है। आधा गांव भी लिखा गया है। यानी तीनों का संबंध जो है भारत विभाजन से है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तमस के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। झूठा सच यशपाल का है। आधा गांव जो है राही मासूम रजा का है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन जो है अधूरा उपन्यास है? इनमें से कौन अधूरा उपन्यास है, आपको बताने हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन अधूरा उपन्यास है। तो देखिए, इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ये भी अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का है। ये भी अधूरा उपन्यास है। चोटी की पकड़ निराला का उपन्यास है। ये भी अधूरा उपन्यास है। तो ये तीनों के तीनों अधूरा उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, मेहरा पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। मेहरा पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए, गरोबर गांव का देवता जो है आदिवासी विमर्श पे है। रनेन्द्र का उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये नहीं होगा। गुनाह बेगुनाह जो है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। मैत्रेयी पुष्पा का है। और मुन्नी मोबाइल जो है प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। तो यहाँ देखिए, पूछ रहा है मेहरा पुलिसकर्मियों के जीवन पे आधारित उपन्यास।
तो इसका जो सही आंसर है गुनाह बेगुनाह, जो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है उसमें चित्रित किया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पे ये आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? यानी कौन सा वो उपन्यास है जिसके लेखन से हिंदी में महिला लेखन का प्रस्थान बिंदु है, यानी शुरुआत बिंदु माना जाता है? तो यहाँ देखिए विकल्प क है मित्रों मरजानी, ख है कठगुलाब, च है चाक। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। मित्रों मरजानी से माना जाता है, जिसके रचनाकार जो हैं कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती इसके रचनाकार हैं। कठगुलाब जो है वो किसकी रचना है आपको ध्यान में रखना है, ये जो है मृदुला गर्ग की रचना है। चाक जो है वो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो उपन्यास है इस सब को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों मरजानी का जो है प्रकाशन वर्ष 1967 है। कठगुलाब का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1996 है और चाक का प्रकाशन वर्ष 1997 है। तो शुरुआत में देखिए 1967 जो हो गया मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का है, तो वो उसी से जो है प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रछमा किस कहानी का पात्र है? रछमा जो है किस कहानी का पात्र है आपको बताने हैं। तो ये जो नायिका है वो कोसी के घटबार शेखर जोशी का रचना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। पुरस्कार कहानी जो है जयशंकर प्रसाद का है। परिंदे कहानी जो है निर्मल वर्मा का है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोसी का घटबार जो है शेखर जोशी का कहानी है, ये पता हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? यानी चंपा द्वीप का किस कहानी में चर्चा किया गया है आपको बताने हैं। तो चंपा द्वीप का जो चर्चा किया गया है वो आकाश द्वीप कहानी है जयशंकर प्रसाद का, उसी में चर्चा किया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए पिता कहानी किसका है? तो ज्ञान रंजन का कहानी है। गैंग्रीन कहानी जो है अज्ञेय का है। आप जो कमेंट करके बताइए कि गैंग्रीन कहानी जो है वो बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ है, आपको बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित सअर संत बखानई देहि बुद्धि बसंत ना जानई, यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्तियां दिया गया है वो किसकी है आपको बताने हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं सरहपा का पंक्तियां हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गोरखबानी का संपादन किसने किया है? अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है गोरखबानी का संपादन किसने किया है आपको बताने हैं। तो गोरखबानी का जो संपादन किया है पीतम्बर दत्त ब्रथवार ने किया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। इस जो है सबसे पहले पीएचडी किए करने वाले हैं व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए, और ये श्याम सुंदर के अंडर में पीएचडी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है नीतिकार कवि हैं? निम्नलिखित में कौन नीतिकार कवि हैं आपको बताने हैं। इनमें से कौन जो है नीतिकार कवि हैं? तो यहाँ देखिए रहीमदास भी नीतिकार कवि हैं, दीनदयाल गिरी भी नीतिकार कवि हैं और गिरिधर कविराय भी नीतिकार कवि हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है नीतिकार कवि माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? आपको बताना है इनमें से किसका जो संबंध है फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। तो देखिए सदर मिस का भी संबंध है, जरूरार का भी संबंध है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था, विकल्प ख सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है स्थापना कोलकाता में किया गया था, आपको पता होना चाहिए। इसका स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
तो अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है, इसका जो है जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है त्रैमासिक पत्रिका थी? निम्नलिखित में से कौन जो है त्रैमासिक पत्रिका थी, आपको बतानी है। तो इसका जो है सही जवाब आप लोग दीजिए, कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो निकलती थी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो निकलती थी उस जो है त्रैमासिक पत्रिका थी, विकल्प क सही हो जाएगा। बाल बोधनी और सरस्वती मासिक पत्रिका थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाल बोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे, सरस्वती के जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उसका मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह विचार किसका है, आपको बताना है। ये किसकी बातें हैं, किसके जो है कथन है। तो ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतेंदु के नाटकों और नाट्य शैलियों के साथ सुमेलित कीजिए। आप जो है इसके नाटकों और नाटक के जो कौन से शैली में लिखा गया है उसको जो है सुमेलित करना है। तो विकल्प आपके सामने है, सही से आपको सुमेलित करना है कि कौन सा किसका है। तो देखिए, नीर देवी जो है गीति रूपक है, भारत दुर्दशा है नाट्य रासक है, विषय विषमौषधम जो है भान है, वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवती प्रहसन है। तो मेरा ये कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, आपको बतानी है। यानी इसके संग्रहकर्ता कौन है कविता कौमुदी के। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। तो आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है, कौन इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा कविता कौमुदी में। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। इसमें इन्होंने 1500 जो है लोकगीत, विवाह गीत, सोहर आदि का जो है संग्रह किया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, आपको बताना है। यानी हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है। तो ये जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, आपको बतानी है। तो इसके जो रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्र हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसका जो रचना है 1873 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन असंगत है। इनमें से कौन असंगत है, आपको बतानी है कि इनमें से कौन जो है असंगत है। तो देखिए, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार जोगिंदर या जो इंदु होता है, विकल्प सही है। कुबरे मारा कथा के रचनाकार जो है उदोत्तम सूर्य है, ये भी सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा का है, ये भी सही है। इसमें देखिए असंगत पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है अब समय आपके पास लगभग नहीं के बराबर है, तो आज आपको जो है अच्छे से जो है टेंशन फ्री होकर रहना है। लगभग आपका तैयारी हो चुका है। हमें लगता है कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि मेरा तैयारी बहुत कम हुआ है। ऐसी बात नहीं है। परीक्षा जब नज़दीक आते हैं तो सभी के मन में ऐसा ही लगता है। आप जब वहाँ प्रश्न देखेंगे तो अच्छे से बना के आइएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई है। तो हमें लगता है आप लोगों का सही से जो है एग्ज़ाम जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बाकी आपके पास अगर समय मिलता है तो रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि चीज़ें को अच्छे से समझ सकें। हमें लगता है कि सभी का एग्ज़ाम हो सकता है, परसों से रहेगा। कल जो है कुछ लोगों का ही एग्ज़ाम है,
तो आप लोग जो है अच्छे से रहिएगा, सेहत का ख्याल रखिए, तनाव मुक्त रहिए। 32वां प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है, आपको बताने हैं। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे बिल्कुल। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों का जो है नॉलेज में ये प्रश्न आ सके। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है, आपको बताने हैं। तो सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक है, ये भी सही है। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, ये भी सही है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी सही है। तो तीनों बातें सही है, इसमें सही ही पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरीका से प्रश्नों को जो है घुमा सकता है, लंबा कर सकता है। तो आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है, आपको बताना है। तो इसका जो संपादन है हरप्रसाद शास्त्री ने किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मार तीमार, हरि न बनायो सूर सरी की जो इंद्रदव भार। इस दोहे के रचनाकार कौन है? इस दोहे के रचनाकार कौन है, आपको बताने हैं। ये जो दोहा है किसकी है? तो ये जो दोहा है रहीमदास की है, विकल्प क सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे शिव का, इंद्र आदि का चर्चा हुआ है, हरि का चर्चा हुआ है, तो ये किसी दूसरे रचनाकार के होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये रहीमदास की पंक्ति है, दोहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? यानी उनके अनुसार किस कृति में ये सारी चीज़ों का वर्णन हुआ है? तो इन सारी चीज़ों का जो वर्णन हुआ है वो कृतिदत्ता में किया गया है, जो विद्यापति की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगम व्यय पुराने पंडित मान बहंती, पक श्री फर अरिया जिम वारेह रीत भरमयंती। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी है, आपको बतानी हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं कन्हप्पा की पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इन सारे पंक्तियाँ जो है वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दिया गया है, तो वहीं से ये प्रश्न को उठाया गया है, जो पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, कै बिरहिन कुमींच दे कै आपा दिखराई, 8 पहर का दक्षनम मोपै सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? यानी इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है, आपको बताना है। तो इसमें जो वर्णन हुआ है विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है, यानी ऐसा विरह नायिका के पास है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। और ये पंक्तियाँ के रचनाकार जो हैं वो कबीरदास हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये पंक्तियाँ कबीरदास की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुतै जो हिंदू भखियो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? यानी ये जो पंक्तियाँ हैं किस भाषा में रची गई है, आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पंक्तियाँ हैं नूर मोहम्मद का है। नूर मोहम्मद का ये पंक्ति है जो अनुराग बासरी में रचित है।
अब देखिए नूर मोहम्मद का नाम आया तो ये प्रेमाख्यान काव्य है और सारे प्रेमाख्यान लगभग जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं आपको बताने हैं। कृष्ण गीतावली जो रचना है वो तुलसीदास की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तुलसीदास भी कृष्ण से संबंधित रचनाएं की है, तो इसका जो है सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में जो है कलयुग का वर्णन किया है आपको बताने हैं, वो किस कांड में इसका वर्णन किया है। तो कलयुग का जो वर्णन है विकल्प ग सही हो जाएगा, उत्तर कांड में किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड हैं, ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो पहला कांड है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा कांड है, बाल कांड है। उसके बाद जो है आपका जो अंतिम कांड है उत्तर कांड है, और जो है हृदय कांड जो है अयोध्या कांड को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराज गिरधर गोपाल दूसरा नाम कुइया दध मथ घृत काढ़ राया दार दया छुइया। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छुइया का अर्थ क्या है? यहाँ जो छुइया शब्द प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है आपको बताने हैं। तो छुइया का जो अर्थ है आपको पता रखना चाहिए। इसका जो अर्थ है छुइया मतलब मट्ठा होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं वो मीराबाई की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है जिसने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया, कृष्ण को पति के रूप में देखता है। इनका जो भक्ति है मधुर भाव के है, यानी पति पत्नी के रूप में ये भक्ति किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। छुइया का अर्थ मट्ठा है, और बाकी चीज़ें जो बताए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है आपको पता रखना चाहिए कि जो है किस छंद में लिखी गई है। तो ये जो है रोजा छंद में लिखा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसके जो रचनाकार हैं नंददास हैं, आपको ध्यान में रखना है। रास जो पंचाध्यायी है इसके रचनाकार नंददास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग अच्छे से जो है इसको देखते चलिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही समाहित किया है ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो सके। ये जो वीडियो है आपका अंतिम वीडियो है, इसके बाद बीपीएससी से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं डाला जाएगा। बाद में जो है प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है ये वीडियो को देखकर अपने से तैयारी करें। जो एक दिन बचे हैं उसमें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जिनका पीजीटी एग्ज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे ध्यान दें। साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी जो है उसका विषय वस्तु क्या है आपको बताने हैं। तो साहित्य लहरी जो है उसका विषय वस्तु नायिका भेद है, विकल्प क सही हो जाएगा। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल मंजरी की रचना किसने की है? फूल मंजरी किसकी रचना है आपको बतानी है, ये रचना किसकी है। तो फूल मंजरी के जो रचनाकार हैं मतीराम हो जाएंगे, विकल्प क सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है आपको बताने हैं। तो बिहारी के संबंध में ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। बिहारी का जो है रचना बिहारी सतसई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहारी रीतिकाल के कवि है, इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है।
कम लिखकर जो है ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ये इतना बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना की है? इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना की है आपको बताने हैं। तो देखिए मोतीराम भी सतसई की रचना की है, राम सहाय भी की है, अमीर सहाय, ये तीनों ने की है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद ऋतिनकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? यानी अंतिम दिनों में घनानंद किस संप्रदाय के जो है वैष्णव हो गए थे, यानी किस संप्रदाय के भक्त हो गए थे आपको बताने हैं। तो ये जो है घनानंद जो है सुजान से विमुख होकर निम्बार्क संप्रदाय के जो है वैष्णव हो गए थे, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकार की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए केशव और देव जो हैं रीतिबद्ध जो हैं उसके जो है रचनाकार हैं, काव्यधारा के हैं, और बिहारी जो हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग अंत में बताइएगा आपका इसमें कितना सही हुआ है। मैंने जो प्रश्न पूछा हुआ था जिसको आपको बता दिया गया था वे प्रश्न भी यहाँ समाहित किया है, कुछ नए प्रश्न भी समाहित किया गया है। इसमें SCERT और NCERT सारे को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के जितने प्रश्न बनते थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए जो है अपेक्षित था, उसी को मैंने इसमें समाहित किया है। तो आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करें और जो है इसको 1-2 बार देख लें ताकि आप लोग का ध्यान में इन सारे प्रश्न रह सके। 25वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? यानी वे कौन से कवि हैं जो प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो ये आपको पता होना चाहिए। पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ऐसे वीर काव्य के लिए जो है वीर रस के लिए जो है भूषण को जाना जाता है रीतिकार में, इतना बात ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। पानिप अपार घन आनंद उकति ओछी जतन जुगति जोन्हा कौन पै नपति है? उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है आपको बताने हैं। तो देखिए उक्ति ओछी, यहाँ देखिए आपको ये देखना है उक्ति ओछी मतलब इससे आपको स्पष्ट करना है कि ये जो कहना चाह रहा है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति जो है निकृष्ट है यानी कम है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रीतिकाज के आचार्य कवि कौन नहीं है? यानी कौन से कवि हैं जो आचार्य नहीं हैं? तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि केशव दास भी आचार्य कवि हैं, चिंतामणि भी आचार्य कवि हैं, भिखारी दास भी आचार्य कवि हैं। तीनों के तीनों जो हैं रीतिकार के आचार्य कवि माने जाते हैं। यहाँ नहीं पूछा है कौन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये इस तरीका से जो प्रश्न रहेगा उसका आप लोग अच्छे से देकर ध्यान देना है। केशव दास को जो है अलंकारवादी आचार्य भी माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, अलंकारवादी आचार्य भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस कवि ने रक्षण ग्रंथ लिखा है? आपको बताने हैं यहाँ जो कवि दिए गए उनमें से किसने रक्षण ग्रंथ लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि देव भी रक्षण ग्रंथ लिखे हैं, भूषण भी लिखे हैं, पद्माकर भी लिखे हैं, तीनों के तीनों रक्षण ग्रंथ लिखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रताप शाही की रचना है, इनमें से कौन जो है प्रताप शाही की रचना है? तो आपको ये पता रखना है कि काव्य विलास भी प्रताप शाही की रचना है, व्यंग्यार्थ कौमुदी भी प्रताप शाही की रचना है, और श्रृंगार मंजरी भी प्रताप शाही की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे जब बढ़ते हैं तो प्रश्न है इनमें से नीतिकार कवि हैं,
इनमें से कौन जो है नीतिकार कवि हैं? ऊपर भी ये प्रश्न आया है, दोबारा ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो रहीम दास भी नीतिकार कवि हैं, दीनदयाल गिरि भी हैं, गिरधर कविराय भी हैं, तीनों के तीनों जो है नीतिकार कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल गिरि की रचना है, कौन सा रचना जो है दीनदयाल गिरि का है आपको बताने हैं। तो बैराग दिनेश उनकी रचना है, अनुराग बाग भी उनका रचना है, विश्वनाथ नवरत्न भी उनका रचना है। तीनों के तीनों जो है दीनदयाल गिरि की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो वीडियो है उसको एक दो बार आप देख लीजिएगा तो प्रश्न आपके दिमाग में बन जाएंगे कि कौन क्या है। विकल्प देखने के साथ आप लोग आंसर बना दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है, यानी किस कवि के संदर्भ में उन्होंने ये बात कहा है। तो आपको पता होना चाहिए ऋतु का जो वर्णन है सेनापति से अच्छा किसी ने नहीं किया है। विकल्प ग सही हो जाएगा, सेनापति। पद्माकर जो है पर्व त्योहार का जो है चर्चा कहीं भी होगा तो पद्माकर हो जाएगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त ब्रथवार के अनुसार रामचंद्रिका है। डॉक्टर पीतम्बर नाथ ब्रथवार के अनुसार रामचंद्रिका क्या है आपको बताने हैं। तो इसके अनुसार जो है फुटकर कविताओं का ये संग्रह है। विकल्प ख सही हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं जो निचले प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं। केशव दास के रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है। केशव दास के रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है आपको बताने हैं। तो छंदों का जो अजायब घर है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। रामचंद्रिका जो है वो छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहे हैं। अगर रसों में जो है रासो काव्य जो है उसमें छंदों का अजायब घर अगर पूछेगा तो आपको पृथ्वीराज रासो को मारना होगा। रासो काव्य से पूछे तो पृथ्वीराज रासो और ऐसे पूछे तो रामचंद्रिका, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी बिराप किसकी काव्य कृति है। बकरी बिराप किसकी काव्य कृति है आपको बतानी है। ये जो काव्य कृति है किसकी है। तो बकरी बिराप जो काव्य कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यंग्यात्मक काव्य है। व्यंग्यात्मक काव्य है, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। यानी किस कवि का उपनाम हितैषी है आपको बताने हैं। किसकी उपनाम हितैषी है। तो यहाँ देखिए आपको पता रखना है जगदम्बा प्रसाद मिश्र का उपनाम हितैषी है। विकल्प ख सही हो जाएगा। उपनाम से संबंधित भी प्रश्न टीजीटी में देखने को मिलते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही है। यानी उर्मिला ये जो बात बोले हैं वे कृषकों को महान बताते हुए बोले हैं। तो ये जो है किसका जो है स्थापना किया गया है, कौन सा विचार सही है आपको बताना है। तो विकल्प पढ़िए और उसके बाद उसका जवाब देखिए। तो सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती है। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्र पूर्वक विचरण करती है। तो तीनों के तीन जो है ये पंक्तियों में समाहित है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगिन कविता की प्रवृत्ति है। द्विवेदी युगिन कविता की क्या प्रवृत्ति है आपको बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए द्विवेदी युगिन जो कविता है उसमें राष्ट्रीयता भी है, इतिवृत्तात्मकता भी है, नीति और आदर्श का चित्रण है। ये तीनों के तीनों जो है द्विवेदी युगिन कविता में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन है।
यानी मधुप उपनाम से काव्यों का अनुवाद किसने किया है आपको बताने हैं। तो मधुप उपनाम से काव्यों का जो अनुवाद है मैथिली शरण गुप्त करते थे। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान है, यानी मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान है। तो साकेत भी नायिका प्रधान है, यशोधरा भी है, विष्णुप्रिया भी है। तीनों के तीनों जो रचना है नायिका प्रधान है। साकेत का जो प्रकाशन है 1931 ईस्वी में हुआ था। यशोधरा का जो प्रकाशन है 1932 में हुआ था और विष्णुप्रिया का जो प्रकाशन है 1957 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरता का आलोक स्तोत्र है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है। ये जो पंक्तियाँ यहाँ दी गई है वो किसकी पंक्ति है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। और ये जो पंक्तियाँ हैं उनकी पुस्तक है युगांत, जिसमें छायावाद के अंत की घोषणा की है युगांत, उसी में जो है ये पंक्तियाँ समाहित है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि की है। ये जो गीत है वो किस कवि की है आपको बताना है। तो ये जो गीत है निराला का गीत है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में है, यानी कौन सा जो तत्व है यहाँ दिया गया है मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में है, यानी उसका समर्थन करता है, कौन सा है। तो वर्ग संघर्ष भी ये बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि पात्र ये भी सही है। आधार और अधिरचना ये तीनों के तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके जो है प्रयत्न से की गई थी आपको बताने हैं। तो वहाँ जो स्थापना हुआ था मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के जो है प्रयत्न से किया गया था। विकल्प ख सही हो जाएगा, जिसका स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए प्रगतिशील लेखक संघ भारत में इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1936 में लखनऊ में हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद से कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का बात होगा तो 1936, विश्व का बात होगा तो 1935, इतना ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना है। हरिजन गाथा किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है नागार्जुन की रचना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है आपको बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कौन जो हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आपको बताना है। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं अज्ञेय को माना जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। इन्होंने प्रयोगवाद को राहों का अन्वेषी कहा है। राहों का अन्वेषी कहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बारीगों के बीच चारों मत करो। ये पंक्तियाँ किसकी है। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं धूमिर की पंक्ति है,
ये इतना ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ये जो पंक्तियाँ हैं उनकी कविता है नक्सरवाड़ी, नक्सरवाड़ी उसी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? यानी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन है आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद छंद वर्णन की महिमा जो है पहली रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये रचना किसकी है? तो एक गंग कवि हैं जो कबीर के जो है नवरत्न में थे, उन्हीं की रचना है। अब देखिए भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? हिंदुस्तानी यानी हिंदी विभाग के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? आपको ध्यान में रखना है कि कौन थे। तो हिंदी विभाग के प्रथम जो प्रोफेसर थे गिलक्राइस्ट थे, आपको ध्यान में रखना है, विकल्प क सही हो जाएगा। ऊपर जो है फिर फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन थे ये भी आपको ध्यान में रखना है, बताया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भाषा योग के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है आपको बताना है। तो ये जो एकांकी है इसके रचनाकार जो हैं भगवती चरण वर्मा हैं, विकल्प ग सही हो जाएंगे इनकी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रसोई घर में प्रजातंत्र किसका एकांकी है? रसोई घर में प्रजातंत्र किसका एकांकी है आपको बताने हैं। तो ये जो एकांकी है उसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो है दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कुछ जो है हौसला अफजाहिद के लिए कुछ मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है आपको बताने हैं। तो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उसके रचनाकार जो हैं श्रीनिवास दास हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसका जो रचनाकार है 1986 ईस्वी है, 1886 ईस्वी है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न है कवि कौतिक रूपक के रचयिता कौन है? कवि कौतिक रूपक के रचयिता कौन है आपको बताने हैं। तो कवि कौतिक रूपक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। एक देखिए बालमुकुंद गुप्त से एक संबंधित आता है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किसके हैं? तो बालमुकुंद गुप्त के हैं, ये ध्यान में रखना है। प्रताप नारायण मिश्र जो है मानव जो है अंग को लेकर जैसे नाक भौहा आदि से संबंधित जो है निबंध लिखा है प्रताप नारायण मिश्र, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए अंधेर नगरी भी उनका रचना है, विशस्य विस्मोत्तम भी उनकी रचना है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती ये भी उनकी रचना है। तो तीनों के तीनों रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह संवाद किसका है?
आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें यह संवाद किसका है आपको बतानी है। तो ये जो संवाद है विकल्प ग सही हो जाएगा। मरिका का संवाद होगा जो कालिदास से जो प्रेम करते हैं उसके बारे में ये चर्चा किया जा रहा है। तीनों के तीनों जो हैं आषाढ़ के एक दिन के पात्र हैं, ये ध्यान में रखना है। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 ईस्वी में किया गया था। इसके जो रचनाकार हैं मोहन राकेश हैं। ये जो हैं कालिदास के जीवनी पे लिखा गया है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। रहरो के राजहंस नाटक में यह संवाद किसका है? रहरो के राजहंस नाटक में यह संवाद किसका है आपको बतानी है। तो ये जो संवाद है सुंदरी का संवाद है, विकल्प क सही हो जाएगा। रहरो के राजहंस जो है उसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। इसके भी रचनाकार मोहन राकेश हैं, ये ध्यान में रखना है। तीनों जो है उसी का पात्र है। इसमें जो है गौतम बुद्ध से जो है बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के रचनाकार कौन हैं आपको बतानी है। तो ये जो नाटक है किशोरी राज गोस्वामी का नाटक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शकुंतला की अंगूठी के रचयिता कौन है? शकुंतला के अंगूठी के रचयिता कौन है आपको बतानी है। तो इसके जो रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जो एग्जाम में देखने को मिलता है। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ये जो नाटक है अजय शुक्ला का नाटक है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी जो है प्रसाद के किस नाटक के पात्र है आपको बतानी है। तो पात्र से संबंधित आपको नाटक और उपन्यास बताया गया है। हमें लगता है इसका आप लोग सही जवाब दे पा रहे होंगे। तो अनंत देवी जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। इसमें जो है देवसेना से संबंधित पूछा जाता है, देवसेना भी इसी का पात्र है और स्कंदगुप्त इसी का भी पात्र है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा है आपको बतानी है। तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है, घरौंदा भी शंकर शेष का नाटक है, अरे मायावी सरोवर भी उन्हीं का नाटक है। तो तीनों के तीनों जो रचना है शंकर शेष का नाटक है, इतना ध्यान में रखना है। द्रोणाचार्य एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन 1977 में हुआ, घरौंदा का 1978 में हुआ और अरे मायावी सरोवर का प्रकाशन 1980 में हुआ, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? कारवां जो है किसका एकांकी संग्रह है आपको बतानी है। तो ये जो एकांकी संग्रह है भुवनेश्वर प्रसाद का है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है आपको बतानी है। तो भाग्य रेखा भी उनकी रचना है, वांगचू भी उनकी रचना है, निशाचर भी उनका रचना है। तीनों की तीनों जो है उनकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भाग्य रेखा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1953 है। वांगचू का रचनाकार जो है 1978 है और निशाचर का जो है 1983 है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई के कौन से जो है निबंध संग्रह है आपको बतानी है। तो देखिए सदाचार के जो ताबीज है उन्हीं का निबंध है। तुलसीदास चंदन घिसे ये भी उन्हीं का निबंध है। आवारा भीड़ के खतरे ये भी उन्हीं का निबंध संग्रह है। तीनों के तीनों जो है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो इसका जो सही आंसर है
विकल्प घ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए हरिशंकर परसाई का जब चर्चा होता है तो आपके मन में एक चीज आना चाहिए, व्यंग। व्यंग जो है के लिए जो है प्रसिद्धि हरिशंकर परसाई को मिला है। ये जो है ज़्यादा व्यंगात्मक रचनाएं लिखी है, जैसे जो है लिखे हैं माता दिन चांद पे, उसके बाद लिखे हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि जो रचनाएं हैं इन्हीं का है। तो व्यंग के जब भी चर्चा होगा हरिशंकर परसाई सामने आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा, इसके लेखक कौन है? यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध किसके हैं आपको बताने हैं। तो ये जो निबंध है विद्या निवास मिश्र का है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध के लेखक कौन है? तो इसके जो निबंध है कार्य हैं वो नंद दुलारी वाजपेयी हो जाएंगे, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। मैंने आपके लिए मेहनत करके आपके जो कोर्स है समय मैंने पूरा करवा दिया है, और व्याकरण का जो सेक्शन है विपरीतार्थक शब्द उल्टा शब्द वो सब चीज़ें आपको देखना है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो खुद देख लीजिएगा। और बाकी चीज़ें लगभग पढ़ा दी गई है, इसी को आपको अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में प्रश्नों का अच्छे से आंसर कर सकें। क्योंकि प्रश्न में जो है शब्दों में आपको फंसाया जा सकता है, विकल्पों में उलझाया जा सकता है। तो आप लोग जो है खुद माइंड से प्रश्नों को पढ़िएगा, उस पर विचार कीजिएगा, उसके बाद आपको जवाब देना है। दूसरी बात है OMR शीट में जो है ज़्यादा कट पिट नहीं करना है, बिल्कुल स्वच्छ रखना है और कंफर्म हो जाइएगा कि इसका सही आंसर यही है। उसके बाद वहाँ जो है आपको रंगना है, ताकि आपका एक नंबर भी जो है वो घटे नहीं, जहाँ तक जो है प्रयास करे, क्योंकि एक एक अंक का जो है वैल्यू रहेगा मेरिट बनने में। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रस सिद्धांत किसकी रचना है? 95वां प्रश्न है, रस सिद्धांत जो है किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तिका के लेखक कौन है? रस मीमांसा किसकी पुस्तक है आपको बतानी है। तो रस मीमांसा के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है आपको बताने हैं। तो ब्रज भाषा का जो संबंध है आगरा से भी रहा है, मथुरा से है, अलीगढ़ से है, तीनों जगह जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भाषा से भी संबंधित जो है 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसी को दृष्टि में रखकर मैंने यहाँ इन सारी चीज़ों को समाहित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है आपको बताने हैं। तो अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, विकल्प ख का जो है सही हो जाएगा। इसके जो बोली हैं पूर्वी हिंदी के आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी 3 जो है बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में जो है मगही, भोजपुरी और मैथिली 3 बोलियां हैं, और पश्चिमी हिंदी में जो है कौरवी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज आदि जो है बोलियां पश्चिमी हिंदी में हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? यानी अपभ्रंश के भाषा के
पूर्व की अवस्था कौन सी भाषा है आपको बतानी है। तो अपभ्रंश से पहले की भाषा जो है प्राकृत भाषा हो जाएगा। इसका एक श्रृंखला चलता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो इसमें देखिए अपभ्रंश से पहले जो है प्राकृत भाषा आएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए देवनागरी लिपि की विशेषता है सुंदर और सुगठित लिखावट, बिल्कुल सही है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, ये भी सही है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, ये भी सही है। तो देवनागरी लिपि से संबंधित तीनों के तीनों जो है विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है। साहित्य का उद्देश्य किसने विरेचन माना है आपको बतानी है। तो साहित्य का उद्देश्य विरेचन जो है माना है वो अरस्तु ने माना है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, अरस्तु ने माना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है। यानी भरत मुनि ने अपना जो नाट्य शास्त्र रचना है उसमें कितने रसों का उल्लेख किया है आपको बताने हैं। तो उसमें जो है कुल 8 रसों का जो है चर्चा किया है, विकल्प क सही हो जाएगा। अगर अलंकार का पूछे तो 4 अलंकार का जो है चर्चा किया है, 4 अलंकार का, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यानी नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया आपको बतानी है। तो उनकी रचना है कविता के नए प्रतिमान, उनके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, विकल्प ग सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए कविता के नए प्रतिमान हैं तो नामवर सिंह हो जाएगा, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है। नई कविता के प्रतिमान जो रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नए का चर्चा हो, नए मतलब पूरी रिंग है तो नामवर सिंह हो जाएगा, और नई जब बात आए नई का तो नई स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो उसका जो है लक्ष्मी हो जाएगा। आप देख रहे हैं लक्ष्मी स्त्रीलिंग है तो लक्ष्मीकांत वर्मा हो जाएगा। इस चीज़ों से आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। यानी उदंत मार्तंड जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ है आपको बताने हैं। तो इसका जो प्रकाशन है वो 1826 से शुरू हुआ था, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और जो है इसके संपादक जुगर किशोर थे। जुगर किशोर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है आपको पता होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है। एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है आपको बतानी है। तो ये जो साक्षात्कार है राजेंद्र यादव का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कमरेश्वर का कहानी नहीं है, कौन सा कहानी जो है कमरेश्वर का नहीं है आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए नेरी झील कमरेश्वर का कहानी है, गर्मियों के दिन कमरेश्वर का कहानी है, दोपहर के भोजन कमरेश्वर का नहीं है, अमरकांत का है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग पूछेगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, दोपहर का भोजन जो है अमरकांत का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निरारक की थी। मुक्तिबोध के संबंध में यह किसका कथन है। आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें गलत
जो है टाइप हो गया है उसको आप लोग सुधार कर दीजिएगा। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। ये मुक्तिबोध के संबंध में किसका कथन है? तो ये जो कथन है नामवर सिंह का है। आपको ध्यान में रखना है, विकल्प का सही हो जाएगा। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसमें जो है टाइप गलत हो गया है, तो ये आप लोग सुधार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा जीवनी है? बहुत ही प्रसिद्ध ये जो है जीवनी है। इससे बार बार प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना है आवारा मसीहा जो है किसके जीवन पर लिखा जीवनी है। तो ये जो है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा जीवनी है। विकल्प ख सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 110वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब बस कुछ ही समय में जो है वीडियो ख़त्म होगा। बहुत देर से आप लोग जो है हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को जो है धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि इतना देर चैनल पे बने रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है और आप लोग मेरे साथ इतना समय तक कभी भी नहीं जुड़े थे, तो हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और आप लोग भी तैयारी में उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना हम आपके लिए कर रहे हैं। तो दोनों का सहयोग से एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा। आप लोग जो है चिंता मुक्त रहें और प्रैक्टिस करते रहें, जो नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें। प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह किस आलोचक का कथन है? यह जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी किसका यात्रा वृत्तांत है? हंसते निर्झर दहकती भट्ठी किसका यात्रा वृत्तांत है आपको बताने हैं। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है विष्णु प्रभाकर का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। देखिए विष्णु प्रभाकर का एक और यात्रा वृत्तांत है, 2-3 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय जो है उन्हीं का यात्रा साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है? मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है आपको बताने हैं। तो ये जो आत्मकथा है आपको पता होना चाहिए। ये जो आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। ओम प्रकाश का आत्मकथा जो है जूठन है। तुलसीराम का जो आत्मकथा है मणिकर्णिका है। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यास है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है आंचलिक उपन्यास है। तो देखिए मेरा आंचल भी आंचलिक उपन्यास है, रतिनाथ की चाची भी आंचलिक उपन्यास है, देहाती दुनिया भी आंचलिक उपन्यास है। तीनों के तीनों जो है आंचलिक उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेरा आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है, ये ध्यान में रखना है। रतिनाथ का चाची जो है नागार्जुन का है। देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का है, ये ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है? नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है आपको बताना है। तो ये जो रचना है सुरेंद्र वर्मा का रचना है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? यानी कौन से नाटक में कालिदास का चरित्र नहीं आया, उसके जीवन से संबंधित नहीं है। तो देखिए 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है, इसमें भी है। आषाढ़ का एक दिन है, इसमें भी है। कंधे पर बैठा था सांप, ये भी है। तीनों के तीनों जो है कालिदास के चरित्र से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है नहीं पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है ये तीनों के तीनों जो है कालिदास के चरित्र से संबंधित है, तो नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से
कोई नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों जो है उसी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? यानी केशवदास के संबंध में ये जो कथन है किस आलोचक का है, किसने ये जो है अपनी पुस्तक में बातें को लिखा है उनके संबंध में। तो ये जो कथन है आपको पता होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है? यह जो कथन है किस आलोचक का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। ये कथन जो है तुलसीदास को जो है अध्ययन करते हुए उन्होंने लिखा है, उसके बारे में चर्चा करते हुए लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 118वां प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है? देश की संसद मौन है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं धूमिर की पंक्ति है। विकल्प ख सही हो जाएगा। उनकी कविता है संसद और सड़क, उसी से जो है ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाड़े का धंधा कहा है? प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाड़े का धंधा कहा है आपको बताने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बैठे ठाड़े का जो धंधा है नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को लेकर देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? यह जो कथन है किसके संदर्भ में है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कहा है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब आपको देना है। 121वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है? कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है आपको बताने हैं। तो देखिए, कुछ कविताएं उनकी काव्य संग्रह है, कुछ और कविताएं उनकी ही काव्य संग्रह है। कार से होड़ है मेरी उनकी भी काव्य संग्रह है। तो ये तीनों के तीनों जो है शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको जो है इसमें वैसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसको आपने पढ़ा है, और कुछ ऐसे भी प्रश्न देखने को मिले होंगे जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ चीज़ों को समाहित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। इसमें SCERT के भी प्रश्न हैं, NCERT के भी कुछ प्रश्न हैं, और भी हिंदी साहित्य से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न हैं, और भाषा साहित्य से भी संबंधित है। तो इन सारी दृष्टि से देखते हुए ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपका जो है प्रश्नों से अभ्यास हो सके, क्योंकि हमें लगता है यहाँ से 1-2 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से कीजिएगा, चाहे आप किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे होंगे, TGT का या PGT का, सभी के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब जो है आप लोग जो लगभग अंतिम अवस्था में हैं, यानी वीडियो के अंतिम चरण में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? यानी भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ देखिए,
इसमें जो है बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है, जो बिल्कुल गलत है। हिंदी जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है संविधान में, हिंदी को राजभाषा कहा गया है। राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंगा, क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का चर्चा नहीं किया गया है। कोई भी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियां हैं नागार्जुन की है, बाबा नागार्जुन की, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, नागार्जुन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद माना है? यानी किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को यानी नकेनवाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद माना है? तो देखिए बच्चन सिंह जो है ऐसा माने हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? यानी उनका जो काव्य है बंदर सभा वो किस शैली में लिखी गई है? तो यहाँ जो है आपको जो नोट्स दिया गया है, शैली का चर्चा किया गया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है पैरोडी शैली में लिखा गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन से वो कवि हैं जो कृष्ण भक्ति धारा काव्य के नहीं हैं, यानी उस धारा के कवि नहीं हैं? तो यहाँ देखिए नंददास कृष्ण भक्ति धारा के हैं, ध्रुवदास भी कृष्ण भक्ति धारा के हैं, लेकिन नाभादास जो हैं राम भक्ति धारा के काव्य हैं, राम भक्ति धारा के कवि हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। नोट्स में एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, उसको सुधार दीजिएगा। नाभादास जो है राम भक्ति धारा के कवि हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न थे उसको मैंने यहाँ समाहित कर दिया है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किए जी हैं, जो सर्व जो है अच्छा पद्धति माना जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो विद्यापति के बारे में कहे हैं। आपका जो नोट्स है उसमें विकल्प गलत टाइप हो गया है, कबीरदास हो गया है। जो गलत है उसको आप सुधार करके वहाँ विद्यापति कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? यानी किसके बारे में ये बातें करते हैं? तो आपका पता होना चाहिए आपको, गोरखनाथ के बारे में ये करते हैं चर्चा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर, गोरखनाथ, सिद्धो आदो को जो है स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि उन्हें इनसे जो है एक कहावत है कि आपसी जो है किसी से विवाद हो गया था, जिसके चलते उन्होंने कबीर और सिद्ध साहित्य को स्थापित किया, आदिकार को स्थापित किया। आदिकार को आदिकार नाम उन्हीं का दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 131वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक माना है? यानी आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक माना है आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए संवत में दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1050 से संवत 1375 तक जो है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा माना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा कहा है, वीरगाथा काल कहा है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में कार्य विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया? यानी किसने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में कार्य विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास किया? आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न घुमाकर पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचना में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं? यानी गद्य लेखकों में किसको जो है रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम गद्य जो है प्रौढ़ लेखक माना है? यानी प्रौढ़ लेखक माना है गद्य का किसको रामचंद्र शुक्ल ने आपको बताना है। तो रामप्रसाद जो निरंजनी है उसको जो है माने हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ, जो ऊपर में पढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकार को श्रृंगार का नाम किसने दिया है? रीतिकार को श्रृंगार का जो नाम है किसने दिया है आपको बताने हैं। तो ये जो नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। मिश्र बंधु जो है अलंकृतकार के हैं और रामाशंकर शुक्ल रसाल जो है उन्होंने कलाकार कहा है। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन जो है अंधकार कारक हैं, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि उनका भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किस विद्वान का कथन है? यह जो कथन है किस विद्वान का है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? यानी देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व के विकास की अवस्था क्या है आपको बताने हैं। तो इसके पूर्व की जो अवस्था है वो कुटीर लिपि है। विकल्प ग सही हो जाएगा क्योंकि इसका विकास हुआ था उत्तरी शैली से, जिसके से गुप्त लिपि हुआ, गुप्त लिपि से कुटीर लिपि हुआ और कुटीर लिपि से दो लिपि बटा, एक शारदा लिपि और एक देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के पूर्व की जो अवस्था है कुटीर लिपि है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा संगत है? इनमें से कौन सा संगत है आपको बतानी है। तो देखिए अवधी भाषा मिर्जापुर में बोला जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा आगरा में बोला जाता है, ये भी सही है। भोजपुरी या बलिया छपरा भोजपुर में बोला जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत भाषा के पूर्व की अवस्था जो है क्या है आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत से पारी बना, पारी से प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से अबहट बना, अबहट से जो है हिंदी बनता है। तो प्राकृत के पहले की अवस्था जो है आपको पता है, पारी हो जाएगा। विकल्प ख सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है? दीवार में एक खिड़की रहती थी,
किसका उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? रहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं आपको बताने हैं। तो ये जो पात्र है आपको पता होना चाहिए किसका पात्र है। तो ये जो पात्र हैं उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उसी का पात्र है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में उसने कहा था नहीं है। अब देखिए रोज कहानी किसका है? तो अज्ञेय का है, जिसे गैंग्रीन नाम से भी जाना जाता है। 20 के दांत नरेंद्र बिजूचंद शर्मा का कहानी है। ठेस जो है फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं? यानी हिंदी में सोनेट किन्होंने लिखा है आपको बताना है। तो त्रिलोचन ने सोनेट लिखने के लिए इन्हें जाना जाता है, उन्होंने लिखा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष चाहे नैतिक हो, चाहे आर्थिक, पारिवारिक हो, चाहे राजनैतिक, आज की परिस्थिति का वर्ग संघर्ष है। यह किसका कथन है? ये जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है नामवर सिंह का कथन है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसकी है, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है, विकल्प का सही हो जाएगा। इनकी रचना है हिरोशिमा, उसी से दिया गया है। यानी जो विकास हो रहा है अभी के युग में उसके पे जो है व्यंग्यात्मक किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज, यानी जिसको अपने विकास के लिए रचा था उसी जो है मानव को ही भाप बनाकर सोख दे रहा है। देखिए कितना व्यंग है इन शब्दों में, आप समझ सकते हैं। चलिए सूरज से जो है यहाँ विकास का प्रतीक माना जा है, और भाप जो है यहाँ उसी को निगलने का प्रतीक है, विकराल रूप का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से रेसा रेसा झिरते हुए, सिरा सिरा छिरते हुए प्रतीक्षारत है पत्थर। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं अशोक वाजपेयी की पंक्तियाँ हैं, उनकी रचना है आबिन्यू। उसी जो है कहानी और कविता दोनों में, गद्य पद दोनों में ये रचना लिखा गया है, जो वर्ग 10 में समाहित है CRT पुस्तक में, तो वहीं से ये उठाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। उक्त पंक्ति किस कहानी से दी गई है? सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। उक्त पंक्ति किस कहानी से दी गई है? ये जो पंक्तियां हैं किस कहानी से दिया गया है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है आपको पता होना चाहिए, कहानी के परोठ से दिया गया है, विकल्प ग सही है, जिसमें दरोगा जी की बेटी भगजुगनी पर जब गरीबी आती है तो उसका जो है दंश बताया गया है। 20 के दांत नरेंद्र बिजूचंद शर्मा है। बहादुर जो अमरकांत का कहानी है। कहानी का परोठ जो है शिवपूजन सहाय का कहानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्मों की मौत पर किसकी कविता है? निम्मों की मौत पर किसकी कविता है आपको बतानी है। तो ये जो कविता है किसकी है आपको बतानी है। ये कविता विजय कुमार का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। जो मुंबई जैसे शहर में, यानी शहरी जीवन में, शहरी क्षेत्र में जो नौकरनी होती है, यानी जो काम करने के लिए दायी होती है, उसी का जो है यहाँ चित्रण किया गया है कि कैसे जो है भूखी सूखी रहकर, सूखी रोटी खाकर, बचा खुचा जो है 2 दिन के बाद से रोटी खाकर अपना जीवन गुजारती है, और उसके मरने पर समाज को उसका कोई फिक्र नहीं होता है। तो ये जो है विकसित समाज है, शहरी जीवन में जो जी रहे हैं उस पर कटाक्ष किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल की सवारी किसकी रचना है? साइकिल की सवारी किसकी रचना है आपको बतानी है। तो साइकिल की सवारी जो है वो रचना किसकी है आपको पता होना चाहिए। सुदर्शन की रचना है, व्यंग्यात्मक रचना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये सुदर्शन की रचना है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस रचनाकार का संबंध बिहार से नहीं है? इनमें से किस रचनाकार का संबंध बिहार से नहीं है आपको बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए शिवप्रजान साह का बिहार से संबंध है, आर.सी. प्रसाद सिंह का भी बिहार से संबंध है, जानकी बल्लभ शास्त्री का बिहार का संबंध है, और यहाँ नहीं पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा किसका एकांकी है? भीष्म की प्रतिज्ञा किसका एकांकी है आपको बताना है। तो ये जो एकांकी है बंशीधर श्रीवास्तव का है, विकल्प क सही हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 150वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है आपको बताने हैं। तो आपको पता है ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, बिहार के भाषा हैं। तो ये तीनों में मैथिली जो भाषा है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 को शामिल किया गया था, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस अभ्यास सेट के 150 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है वो भी हमें बताइएगा, ताकि हमको समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, यहाँ जो सब सही होगा इससे हम आंकड़ा लगा देंगे कि आप लोग का कैसा तैयारी है। अभी भी जिसका पीजीटी का एग्ज़ाम है 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, तो उन 7 से 8 दिनों में आप लोग बहुत तैयारी कर सकते हैं। जितना नोट्स दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है, वो जो है अध्ययन कर रहे हैं। और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो इस वीडियो के लिंक में आपको दिखाई देगा, वहाँ से सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और देखिए अगला जो है स्टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, सूचना कैलेंडर में जारी कर दिया गया है, तो उसका भी जो तैयारी करेंगे तो हमारे चैनल पे उनका मटेरियल उपलब्ध रहेगा। क्योंकि ये स्टेट में हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है पिछले बार, तो इस बार भी रहेगा। तो इसमें आप लोग का कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जो है पॉजिटिव माइंड में रहना है, तनाव मुक्त एकदम रहिए, परीक्षा का टेंशन नहीं रहिए, हंसते खेलते एग्ज़ाम को देना है। बीपीएससी एग्ज़ाम है तो क्या है, आपको जो है बीपीएससी से नहीं नेट लेवल पे तैयारी किया गया है, तो बीपीएससी आप लोग आराम से सोल्व कर दीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। और हम उतना मटेरियल आपको दे चुके हैं कि आपका लगभग रिजल्ट होना तय है। अगर अच्छे से उसका अध्ययन आप कर लिए होंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। 80 नंबर में आपका 80 नंबर से ही जो है हिंदी से ही आपका रिजल्ट होने की संभावना है। 40 नंबर तो आपका बोनस में रहेगा, ये आपको खुद एग्जाम में पता चल जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ इतना समय तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को सभी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग एग्जाम में जाइए और अच्छा रिजल्ट करके आइए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। बचे जो रात हैं दिन हैं उसमें आप लोग अच्छे से स्टडी करें और एग्ज़ाम को जो है कवार कर रख दें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कवारने के लिए आपको जो है एग्ज़ाम जो है भेदने के लिए आपके पास जो है पर्याप्त तीर दे दिया गया है, उसको आपको तीर चलाना है और एग्ज़ाम को भेदना है, ताकि आपका रिजल्ट हो सके। आपको एक सीट पक्का कर देना है, ताकि आप समाज में प्रतिष्ठित हो सकें, आनंदमय जीवन बिता सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहें, चीज़ें को देखते रहें, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमें मैसेज कर सकते हैं।